हेलो डियर स्टूडेंट, 12th के सिलेबस में प्रीवियस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिए थे डिस्क्रीट सिस्टम के ऊपर। आपने जैसा कि देखा था कि कूलम्बियन फोर्स पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने कहा था कि पहला स्टेप इस बात का जानकारी लेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है तो सभी क्वेश्चन वेक्टर अप्रोच पे सॉल्व होंगे। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है तो वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन दोनों काम करेंगे। ऐसा भी देखा था कि प्रीवियस क्लास में हमने स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे बात की थी। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी रेस्ट में होना जरूरी नहीं है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। और 3 तरीके का इक्विलिब्रियम हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। उसके बिहाफ पर हमने एसएचएम वगैरह भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये भी बताया था दुनिया के अंदर जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे उसी में एसएचएम होने की पॉसिबिलिटी है, पर हर स्टेबल एसएचएम नहीं होगा, पर एवरी एसएचएम स्टेबल होगा। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में दिया था। अब हम थोड़ा सा चार्ज के इसके और आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या होगा। अभी तक के जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, डिस्क्रीट। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट ना हो के कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करें, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है तो सबसे पहले हम पिक्चर पता करेंगे कैसी पिक्चर है। अगर पिक्चर 1D है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज होगा। पिक्चर 2D है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। अगर पिक्चर 2D है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका एरिया वाइज, और अगर पिक्चर 3D है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वॉल्यूमेट्रिक। तो पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस। तो कल अभी तक के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्क्रीट पे सॉल्व किए थे। अब हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस पे और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर पिक्चर 1D है, 1D का मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज हो रहा है। 1D का एग्जाम्पल हो गया जैसे रिंग, रॉड, एस्ट्रेक्टर। तो यहां पे देखोगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लोगे। क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq/dl। एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज डिवाइडेड बाई एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरी रोड पे चार्ज अगर q है तो q/l आ जाएगा। लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला हमेशा काम नहीं आएगा, ये तभी आएगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला आएगा। यानी ऊपर वाला फॉर्मूला हमेशा काम आएगा वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। 2D पिक्चर की बात करोगे, अगर पिक्चर 2D है तो उसमें 2D जैसे डिस्क हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरीके की कोई पिक्चर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लोगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज और एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया, ये कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। 3D पिक्चर की बात करोगे जैसे स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, इस तरीके की कोई पिक्चर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लोगे और रो से रिप्रेजेंट करोगे, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम dq/dv। तो पिक्चर पे डिपेंड करेगा। एक आध न्यूमेरिकल इस पे हम करके देखते हैं, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना होगा। क्योंकि डायरेक्ट जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होगा तो डायरेक्ट कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने कोई एक रॉड ले ली, ये रॉड है और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
ये कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कोई रॉड ले रहा हूँ, ये रॉड, ठीक। और इसके रॉड के एक एंड से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और यहां पर हम कूलम्बियन फोर्स निकालना चाहते हैं, आर डिस्टेंस। ये कोई एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया है। इस रॉड पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? क्यू चार्ज रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस रॉड पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड की लेंथ क्या है? एल है। इसके एक एंड से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज रखा है। तो रॉड और इस पॉइंट चार्ज क्यू के बीच कूलम्बियन फोर्स कितना होगा, क्या निकालना है? कूलम्बियन फोर्स बिटवीन, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं या क्लियर हो गया? क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the rod of length L. Observation charge Q naught is placed at point P. Distance from the point P from the one end of the rod is R. Find out Coulombian force between rod and ring. Rod and point charge. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो हम एलिमेंट्री पोर्शन बना लेंगे और उस एलिमेंट्री पोर्शन पे क्या लिखेंगे? एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, उस ऑल एलिमेंट्री पोर्शन पर हम कोई एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकाल लेंगे। तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं ताकि एलिमेंट्री पोर्शन अच्छे से देख सके। तो हमने ये ले लिया आपका एक एलिमेंट्री पोर्शन, कितने डिस्टेंस पे ले लिया? से एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x और यहां पर dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया। सॉरी, x डिस्टेंस पर कितने थिकनेस का लिया? x डिस्टेंस पर ये ले लिया हमने dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन। तो इस एलिमेंट्री पोर्शन पे सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? इस एलिमेंट्री पोर्शन पे हमने चार्ज निकाला। तो बताओ एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज कितना आ जाएगा? dq लैम्डा dx आएगा। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इंटू dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से लैम्डा बताया था चार्ज पर यूनिट लेंथ। एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ dx है तो ये आ गया dx। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से यहां पे फोर्स निकालना है तो dF इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स बिटवीन, तो इस पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो dF इक्वल टू कितना आ जाएगा? कूलम्बियन फोर्स के एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज है dq, यहां पे चार्ज है q नॉट, और यहां पे क्या आएगा? यहां से एलिमेंट्री पोर्शन से लेके उस पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का पूरी रॉड की लेंथ L है तो इतना होगा L माइनस एक्स प्लस आर, तो R प्लस L माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से पॉइंट चार्ज Q नॉट पर फोर्स हो गया। पूरी रॉड की वजह से निकालोगे तो क्या करोगे? कंप्लीट रॉड की वजह से निकालोगे तो इंटीग्रेट कर लोगे, तो K इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, Q नॉट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, Q बाई L इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, यहां dx आ गया और यहां क्या आ जाएगा? R प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जहां तक x की लिमिट है, x की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? x की वैल्यू यहां 0 होगी और यहां x की वैल्यू क्या होगी? L होगी। सो लिमिट ऑफ x गोइंग फ्रॉम 0 टू L, अगर कंप्लीट रॉड की वजह से निकालेंगे। यहां भी हमने इंटीग्रेट कर लिया और पूरी रॉड की, पहले तो हमने एलिमेंट्री की वजह से निकाला और अब अलग से मैं नहीं लिख रहा हूं, यहीं पे लिखे दे रहा हूं, ये कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रखा, सॉल्व किया। इंटीग्रेशन करना आप लोगों को अच्छे से आता है, तो K Q नॉट ओवर L, इसका इंटीग्रेशन किया तो ऊपर कितना आ जाएगा? L और नीचे आएगा R प्लस L। इस L से L कैंसिल हो गया तो कितना आ गया फॉर्मूला? K Q नॉट R प्लस L। ये आपका सॉल्व हो गया।
किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में भी दिक्कत हो तो अपने कमेंट बॉक्स पे लिखना, मैं इंटीग्रेशन भी करके दिखा दूंगा, तो ये आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रॉड की लेंथ को हम नेग्लेजिबल मान लें, यहाँ पे पॉइंट चार्ज मान लें, तो एल को नेग्लेक्ट करोगे तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इधर 1D में होगा, 2D में होगा, 3D में होगा। करस्पॉन्डिंगली हम एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे और एलिमेंट्री पोर्शन पर हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे और फिर कूलम्बियन फोर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होगा तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन दोनों रहेगा। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन जैसा कि पता है कि इसकी वजह से इस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये सोर्स चार्ज है, जो ऑब्जर्वेशन चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आइदर डिस्क्रीट होगा और कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा क्वेश्चन किस पे करना होगा, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। जैसे हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, रिंग। कई बच्चों के दिमाग में होता है रिंग तो 2D पिक्चर है, एरिया निकाल सकते तो फिर, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो रिंग के सरकमफ्रेंस पे होगा, और सरकमफ्रेंस का मतलब 2πr, और अभी मैं 11th में डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ। 2πr, 2π का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, r का l होगा, रेडियस इज द काइंड ऑफ लेंथ, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज होगा। अब हमने मान लो कोई एक रिंग ले ली और रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कोई रिंग ले रहा हूँ और रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये रिंग है। इस रिंग पर मैंने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके सेंटर पे रखा है क्यू नॉट चार्ज। सेंटर पे कितना रखा है यहाँ पे, क्यू नॉट चार्ज। तो ये रिंग का फोर्स डालेगा तो टेंशन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा? मैंने क्या कहा, रिंग की रेडियस आर है, फिर से बोल रहा हूँ, रिंग की रेडियस आर है, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग की रेडियस क्या है, आर है, और इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रेडियस है आर, और इस रिंग पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्यू चार्ज, और सेंटर पे रखा क्यू नॉट चार्ज। तो आपसे पूछा गया रिंग, और रिंग पर जो टेंशन आएगा वो पूछा है कि टेंशन कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा? रिंग ऑफ रेडियस आर, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका क्यू चार्ज है जो कि रिंग पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर पर क्यू नॉट चार्ज रखा है और इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू नॉट रखा है, सेंटर पे रखा है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द इंक्रीजमेंट ऑफ द टेंशन इन द रिंग। फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द रिंग, टेंशन ऑन द रिंग, रिंग पर टेंशन फाइंड आउट करना। क्वेश्चन क्लियर है? देखो बेटा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस पोर्शन को यहाँ रिपेल करेगा, यहाँ रिपेल करेगा, तो रिंग क्या हो जाएगी, कुछ एक्सपेंड होगी। तो रिंग के पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालना है। टेंशन आपको पता है टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका, हम सबसे पहले जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, एलिमेंट्री पोर्शन ले लेंगे। तो मैं एक अलग से डायग्राम बना ले रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन का डायग्राम और सॉल्यूशन का डायग्राम एक हो जाए तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं एक और रिंग बना लेता हूँ, ये रिंग ले लिया और उसका एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लेता हूँ। तो ये हमने एक रिंग ले ली और इस रिंग का थोड़ा सा कलर भी बदले दे रहा हूँ ताकि ये पता चले कि ये सॉल्यूशन के लिए रिंग बनाई गई है। ठीक है, ये रिंग है। अब एक रिंग का हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पर इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज मान लिया, से कितना है, ये एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। इस एलिमेंट्री पोर्शन पे हमने कुछ चार्ज ले लिया, तो एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज ले लिया, यहाँ पे कितना, इस पोर्शन पे चार्ज ले लिया dq। ये एंगल से डी थीटा है या थीटा है, जितना भी लेना हो, ये छोटा सा एंगल ले लें। तो अगर आप देखेंगे तो टेंशन तो आपने देखा किसके अलोंग होगा,
टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। अगर इस पॉइंट पे टेंशन देखा तो ये टी हो गया, यहां भी टेंशन टी हो गया। ये बहुत छोटा सा एंगल ले लिया से इस एंगल को थीटा कह दिया। थीटा बहुत छोटा एंगल है, फिर से बोल रहा हूं, थीटा इज द वेरी स्मॉल एंगल, या डी थीटा लिखना हो तो डी थीटा लिख दूं, ये थीटा ले लिया तो ये भी थीटा होगा। इस एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ कितनी आ जाएगी, एलिमेंट्री पोर्शन ये आ गया, तो एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ ये कहलाएगी, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं। एलिमेंट्री पोर्शन दिखाने के लिए मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूं। ये एलिमेंट्री पोर्शन, ये एलिमेंट्री पोर्शन है, यहां से यहां तक, ये एलिमेंट्री पोर्शन डार्क हो गया होगा अब तो। इस एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ लोगे तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से। अब टेंशन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा कैंसिल होगा, और टेंशन का अंदर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा 2t साइन थीटा। पहले तो एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकाला, तो एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, रिंग की लेंथ थी 2 पाई आर, और इस पे अगर निकालोगे तो इस लेंथ को डीएल कहें तो डीएल इक्वल टू आर 2 थीटा। इस एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ अगर मैं डीएल कह दूं तो 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डीएल बाई आर लिख सकता हूं। सो डीएल की जगह क्या लिख सकता हूं, आर 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आर 2 थीटा यहां से रख दिया। तो इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज आ गया। एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज कितना आ गया बताओ। अब यहां पे देखें, 2r से ये 2r कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, q बाय पाई, q बाई पाई थीटा आ गया। क्लियर है। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कूलाम्बियन फोर्स लगेगा, तो k q1 q2, और टेंशन का जो कंपोनेंट होगा 2t साइन थीटा वो अंदर की तरफ आएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे देख रहा हूं, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो वो आएगा 2t साइन थीटा, और इसको बैलेंस कौन करेगा, कूलाम्बियन फोर्स। तो कितना आ जाएगा, k एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज डी क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 2t साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं। कैसे, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। के को लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। अब क्यू की डी क्यू की वैल्यू आपने निकाली थी, तो डी क्यू की वैल्यू चेक करना है तो कैसे जाएं, फिर से इस स्लाइड को देखना है। तो क्यू थीटा बाय पाई, क्यू थीटा बाय, तो डी क्यू की वैल्यू थी क्यू थीटा बाय पाई। यहाँ ये आपने साइन थीटा को थीटा क्यों रखा, थीटा बहुत छोटा था इसलिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा कर दिया। ये अपने, अगर थीटा टेंस टूवर्ड 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा। सो यहां से कुछ टर्म कैंसिल हो गए। क्या टर्म कैंसिल हो गया बताओ, 2, यहां से थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर बताएं, टेंशन का फॉर्मूला कितना आ गया, टेंशन का कितना आ गया वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। ये टेंशन की वैल्यू आ गई।
अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो टेंशन की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको के टर्म में लिखना हो तो के टर्म में ही लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बार बार लिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो के क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया और ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। कभी आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आया है मेंस में कि फिर इस स्ट्रिंग के ऊपर, इस रिंग के ऊपर इसमें रेडियस में चेंज क्या आएगा, तो यंग मॉडुलस के फॉर्मूले का यूज करेंगे। टेंशन आपका टेंशन बाई एरिया निकालोगे स्ट्रेस, और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को यंग मॉडुलस करोगे तो रेडियस में चेंज कभी पूछा गया। ये समझ में आ गया कि थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा कैसे लिखा, क्योंकि अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो एंगल बहुत छोटा होता तो थीटा टेंस टू वर्ड अगर 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखा था। यहाँ पे थीटा अगर हमने कहा टेंस टू वर्ड 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन डिस्क्रीट पे किए हैं और कुछ क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस पे किए हैं। अब ऐसे तो अगर मैं क्वेश्चंस करता रहूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी, और कहीं डिफिकल्टी भी होगी तो कोई बच्चा पूछेगा। थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है चार्ज का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मास का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। पोल का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मैं एक बात कह रहा था, मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से कहा था, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि ऐसे टॉपिक को एनालॉग स्टडी किया जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे चार्ज का रोल है वो वहाँ पे मास का रोल है, वहाँ पे पोल स्ट्रेंथ का रोल होगा। यानी इलेक्ट्रिक में जो चार्ज का रोल होगा, ग्रेविटेशन में वही मास का रोल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में पोल स्ट्रेंथ का रोल होगा। तो एक चार्ज का अपने चारों तरफ जो इन्फ्लुएंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये चार्ज ले लिया आपने, अब अगर ये चार्ज आपने ले लिया और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन चार्ज क्यू नॉट रखा, ऑब्जर्वेशन चार्ज सेकेंड पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, थर्ड पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से फर्स्ट पॉइंट पे कूलम्बियन फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा, लाइक चार्ज है तो। सेकेंड पॉइंट पे रखोगे तो भी रिपल्सन लगेगा, थर्ड पे रखोगे तो भी रिपल्सन। लेकिन इस चार्ज का रिपल्सन इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा। इस चार्ज को शिफ्ट करके अगर सेकेंड पे लाए तो इस चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से इस पर रिपल्सन इफेक्ट कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। थर्ड पे रखेंगे तो इस चार्ज का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस है, सोर्स चार्ज का जो चारों तरफ इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज अराउंड इट। चार्ज का अपने चारों तरफ जो इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन लिखने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज का अपने अराउंड जो इन्फ्लुएंस होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। या लिख दें, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज अराउंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के 3 पैटर्न होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ रहा? सोर्स चार्ज का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस होगा। ऑब्जर्वेशन चार्ज की वैल्यू तो टेंस टू वर्ड 0 लोगे, उसका खुद का इफेक्ट नहीं मानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे। या तो हम उसको वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या स्केलर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या ग्राफिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 3 पैटर्न होंगे, वेक्टर टर्म, स्केलर टर्म एंड ग्राफिकल टर्म। अगर हम इसको वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको लिखोगे वेक्टर टर्म। एक तो लिख दिया वेक्टर टर्म। वेक्टर टर्म का मतलब इसका इन्फ्लुएंस जब इन पॉइंट्स पे देख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं और डायरेक्शन देख रहे हैं। केवल मैग्नीट्यूड देखें तो स्केलर टर्म की बात करेंगे, और एक ग्राफिकल टर्म होगा कि कितनी फोर्स ऑफ लाइंस आ रही हैं, ग्राफिकल। तो जब वेक्टर टर्म में कहोगे तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोलोगे? वेक्टर टर्म।
स्केलर टर्म में बात करोगे तो बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां क्या बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्राफिकल टर्म में करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा, एक चार्ज का जो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस है उसको क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस चार्ज के द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा, से मान लो ये डिस्टेंस r है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो भी आपकी राइटर लिख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई पॉजिटिव कहना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली परंपरा है, कन्वेंशन में है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं। आप नेगेटिव चार्ज रखें तो भी डेफिनेशन वैसी रहेगी, लेकिन परंपरा ऐसी है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड बाय ई। सो ई इक्वल टू, अगर मैथमेटिकली लिखें, सो ई इक्वल टू होता है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 एफ बाय क्यू नॉट। इसका मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन चार्ज लिया उसकी वैल्यू टेंस टूवर्ड 0 होना चाहिए, उसकी वैल्यू को कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू नॉट। इज इट क्लियर? इसका मतलब है सोर्स चार्ज का तो इफेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन चार्ज की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। 0 नहीं होगी, अगर 0 कर दें तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो टेंस टूवर्ड 0 होगा, मतलब उसका खुद का इंफ्लुएंस नहीं होगा। सिंपली लिखना हो तो ऐसे भी लिख दें, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू नॉट। अगर हम देखें कि प्रीवियस डायग्राम को देखें तो r डिस्टेंस पे अगर फोर्स चार्ज रखा था तो फोर्स कितना आ जाएगा, k क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया E इक्वल टू आ गया k क्यू बाय आर स्क्वायर, k क्यू बाई आर, दैट इज E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी E और R के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। क्लियर है? अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में एक और चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो गलत है। दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ओनली द पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हो गया, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक और बात पता चला कि यहां पर कौन सा टर्म कैंसिल हो गया, ऑब्जर्वेशन चार्ज कैंसिल हो गया, टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी, ऑब्जर्वेशन चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। F इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे F इक्वल टू, अगर हम इस पे देखें क्यू नॉट पॉजिटिव है, केस फर्स्ट, अगर क्यू नॉट कैसा है, पॉजिटिव है, क्यू नॉट पॉजिटिव होने का मतलब है F और E की डायरेक्शन सेम होगी, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। अगर यहां पे क्यू नॉट नेगेटिव कर दें, केस सेकेंड, क्यू नॉट नेगेटिव कर दें, क्यू नॉट नेगेटिव कहने का मतलब F एंड E
F and E are opposite to each other, opposite to each other, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये अपोजिट कब होगा? जब चार्ज नेगेटिव होगा। जैसे एक मैथमेटिकल बात करें, सपोज करो जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, यहां क्या ले लिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने ले लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर फोर्स ऑफ लाइन से दिखाएंगे तो पैरेलल लाइंस होंगी और इनके बीच का गैप फिक्स होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर एंटर कर रहा, कितने वेलोसिटी से? क्यू चार्ज है, बी नॉट की वेलोसिटी से एंटर कर रहा। चार्ज क्यू कर दे रहे, क्यू चार्ज है और बी नॉट की वेलोसिटी से एंटर कर रहा, और यहां पर बी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा। तो आपको बताना है ये पॉजिटिव चार्ज है, बी और बी में क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन है बी बी नॉट के इक्वल होगा, बी बी नॉट से ग्रेटर होगा, बी बी नॉट से स्मॉलर होगा, नन ऑफ दीज। अब देखो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। फोर्स इक्वल टू कितना आएगा? Q इंटू ई, और ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू QE बाई m। अब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर यहां पे कैसा है? वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर पैरेलल है। इसका मतलब जिस तरफ पार्टिकल जा रहा उसी तरफ फोर्स लग रहा, तो नेचुरल है वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कैसे पता चला? देखो इस तरफ आपका फोर्स लग रहा, इसी तरफ पार्टिकल जा रहा, तो एक्सीलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर कोलिनियर हो गया। कोलिनियर होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक्सीलरेशन तो फिक्स हो गया, मान लो s डिस्टेंस तक कवर कर रहा, तो बताओ यहां क्या लिखोगे? v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ये डिस्टेंस अगर s मान लें, s ले, तो नेचुरल है कि v का मैग्नीट्यूड v नॉट से कैसा होगा? ग्रेटर होगा। यही अगर नेगेटिव पार्टिकल होता तो, नेगेटिव होता तो फोर्स लगता है इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज हो जाती। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ही क्यों आ रहा? स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है यहाँ पे लाइन स्ट्रेट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर कोलिनियर है। और आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स में जब बंडी मोशन पढ़ते हैं तो बंडी मोशन में क्या होता है? एक्सीलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर कोलिनियर होता है। सपोज करो कि अगर पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर करता, मैं एक इसी पे साथ साथ ले रहा हूं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन ले ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली, और पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से एंटर कर रहा, ऐसे एंटर कर रहा, बी नॉट की वेलोसिटी से एंटर कर रहा, पार्टिकल पर चार्ज क्यू मान लेते हैं, और ये बी नॉट की वेलोसिटी से यहां एंटर कर रहा। पार्टिकल पर हमने चार्ज मान लिया, कितना है यहाँ पे? क्यू है, मास m है, बी नॉट की वेलोसिटी से जो एंटर कर रहा, कितने वेलोसिटी से? बी नॉट से, थीटा के एंगल। तो आपसे पूछा जाएगा पार्टिकल का पाथ क्या होगा? पाथ का मतलब ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब लोकस। तो इसके लिए क्या होता है? आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि ट्रेजेक्ट्री निकालने का मतलब
एक्स वाई में रिलेशन निकालने, चूंकि पिक्चर 2D है तो एक्स वाई में। अब देखो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और फोर्स लग रहा है, इसको एक्स डायरेक्शन कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, इसको अगर देखें तो इसको एक्स और वाई कहते हैं, ये एक्स है ये वाई है। तो बताओ इलेक्ट्रिकल एक्सीलरेशन वेक्टर जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, और वो होगा QE/m। जहां तक वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर आएगा v0 cos थीटा, वाई डायरेक्शन में। तो अगर t टाइम बाद पार्टिकल की पोजीशन निकाली जाए एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में t टाइम बाद पार्टिकल की पोजीशन निकालें तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, x इक्वल टू आएगा v0 cos थीटा इंटू टी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी v0 cos थीटा टी प्लस एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स काम कर रहा, हाफ b इक्वल टू यू प्लस ए टी, QE/m, फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा था, ये आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है, तो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा v0 साइन थीटा टी। इन दोनों एक्सप्रेशन की हेल्प से अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर लें तो एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, और एक्स वाई में रिलेशन आएगा तो पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। तो देखो x इक्वल टू v0 cos थीटा, और t की वैल्यू यहां से रखोगे तो y बाय v0 साइन थीटा प्लस हाफ QE/m, और t स्क्वायर को जगह करोगे तो y स्क्वायर और v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रिलेशन हमेशा हायर पावर के साथ देखा जाता है। तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया v0 cot थीटा, देखो यहां से v0 कैंसिल हो गया, y cot थीटा प्लस हाफ QE/m y स्क्वायर v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रिलेशन हमेशा है, तो x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, इसका मतलब पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री कर देते, मान लो पार्टिकल परपेंडिकुलर जाता, थीटा 90 डिग्री करते तो कॉट 90 की वैल्यू क्या होती, 0, तो जे टर्म 0 हो जाता, तब भी पैराबोलिक होता। देखो मैं अगला केस इसी पे कर दे रहा हूं, केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 90 यानी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता, थीटा 90 करते तो कॉट 90 की वैल्यू 0 होती। तो बताओ, हमें फिर से थोड़ा सा पीछे की स्लाइड देखना पड़ेगी, तो ये टर्म 0 हो जाता तो कितना आ जाता, हाँ, तो x इक्वल टू आता, ये टर्म कॉट हाफ QE/m y स्क्वायर और b0 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू बन गई स्क्वायर। देखो x प्रोपोर्शनल टू क्या आता, y स्क्वायर, दैट इज पैराबोला। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो पाथ पैराबोलिक होता है, या किसी एंगल पे होगा तो भी पाथ पैराबोलिक होगा। अगर थीटा 0 करते तो पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जी आ गया। हालांकि हम टॉपिक से डेविएट हो गए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के आगे बढ़ना था और हम टॉपिक चूंकि बदल गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, 90 होगा तो, और किसी एंगल पे होगा तो भी पैराबोलिक होगा,
और एंगल 0 होगा यानी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर कोलिनियर होंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। इज इट क्लियर? अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आया था KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था KQ/r²। अभी ड्राइव करके भी देखा था और ये भी बताया था कि इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आएगा वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आएगा वो बताया था कि सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वेशन चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा हमने अभी दिखाया था। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आया था KQ/r²। KQ/r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर वही बातें होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एक बात और फिर से बोल दें, हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/r² आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, DOC का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वो या तो डिस्क्रीट होगा या क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। डिस्क्रीट होगा तो क्वेश्चन किस पे सॉल्व होंगे, वेक्टर अप्रोच पे, और कॉन्टिन्यूअस है तो वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन आएगा, वेक्टर प्लस कैलकुलस आएगा। ठीक है, अब हम एक आध दो क्वेश्चन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस पे ले रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम डिस्क्रीट पे ले रहे हैं। ये KQ/r² आया, हमने बताया था E प्रोपोर्शनल टू r² आ गया, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कुछ सोर्स जरूर पता करें जब क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हम एक आध क्वेश्चन डिस्क्रीट पे ले रहे हैं। डिस्क्रीट पे ले लिया, सपोज करो हमने कोई स्क्वायर ले लिया, क्योंकि ट्राइंगल तो हम ले चुके हैं, अब फिर से ट्राइंगल पे लें तो ठीक नहीं है, तो जी हमने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर ले लिया और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ लें। जी कोई एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ भी Q चार्ज रखा है, यहाँ भी Q चार्ज रखा है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ये पॉइंट A लिखते हैं, पॉइंट B लिख दिया, C लिख दिया, और D पे आपको निकालना है। जहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया जाता है, परंपरा ये है, कन्वेंशन ये है कि वहाँ पे पॉजिटिव ट्रेस चार्ज मान लो इस स्क्वायर की साइड लेंथ L है, तो D पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो क्या करोगे, B के द्वारा D पे कूलम्बियन फोर्स निकालें। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो क्या जाएगा उसकी डायरेक्शन, इसके द्वारा इस पे रिपल्सन आएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है सोर्स पर और यहाँ भी पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो डायरेक्शन दिया जाएगी। इसके द्वारा C के द्वारा इस पे निकालें तो डायरेक्शन दिया जाएगी। A के द्वारा निकालें इस पे C पे तो डायरेक्शन दिया जाएगी। अब तीनों ये डिस्क्रीट सिस्टम है तो इसको वेक्टोरियली ऐड कर लोगे। क्या करेंगे, इसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, से E आ गया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, चार तो होते ही, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, L√2 का स्क्वायर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग कर ही ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा के थोड़ा छोटा कर लें ताकि यहाँ लिख सकें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है।
चलिए ये लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ, के क्यू बाय एल स्क्वायर। इस पॉइंट पे भी क्या आएगा, के क्यू बाय एल स्क्वायर। यहां क्या आएगा, के क्यू बाय एल रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2l स्क्वायर। अब इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर दोगे। इस राइट साइन जिस पे मैं लगा रहा हूं, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो ई नेट निकालना आपको, ई रिजल्टेंट निकालना, नेट निकालना। मैग्नीट्यूड वाइज में निकाले दे रहा हूं तो, या एक्स वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजोल्व करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे जिस पर राइट साइन बताया, तो 2k³ बाई एल स्क्वायर आ जाएगा, √2। ये 11th में वेक्टर के फॉर्मूले से पढ़ा होगा। दो वेक्टर इक्वल हैं और 90 डिग्री पे है तो √2, ए और ए है तो a √2 आ जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा, k³ बाय 2l स्क्वायर। कुछ यहां पे कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ गया वो आप चेक कर लो, k³ बाय एल स्क्वायर कॉमन आ गया। k³ बाई एल स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां क्या आएगा, √2 प्लस 1/2, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन एलोंग क्या होगा, AD होगा। डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन एलोंग AD होगा, डायरेक्शन एलोंग AD। क्लियर है। तो ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम पे किया। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको x लिख लो, i j के फॉर्म में लिख दो, इसको i, इसको j लिख दो, इसको j लिख दो और आप सॉल्व कर लो। तो वेक्टोरियली सॉल्व करने की जो भी आपको तरीके पता है, वो कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिस्क्रीट सिस्टम पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होगा तो हमारे सारे क्वेश्चन किस अप्रोच पे सॉल्व हो जाएंगे, वेक्टर अप्रोच पे सॉल्व होंगे। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिस्क्रीट नहीं है तो किस पे होंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो फिर हम कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर क्वेश्चन किस अप्रोच पे आ जाएगा, वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन आ जाएगा। डिस्क्रीट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि कूलम्बियन फोर्स पे ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, वही पैटर्न यहाँ अप्लाई करोगे। अब हम बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू रॉड, और इस रॉड पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे। चूंकि मैंने कूलम्बियन फोर्स निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहां निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे नहीं निकाल रहा हूं। क्यों नहीं निकाल रहा हूं एक्सियल पे, क्योंकि एक्सियल पे ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये क्वेश्चन कर चुका हूं ना कूलम्बियन फोर्स का। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन चार्ज से डिवाइड कर दोगे। कभी भी आपने कूलम्बियन फोर्स निकाला, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन चार्ज कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये हमने एक रॉड ले ली, इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसके बाइसेक्टर पोजीशन पे वो बाइसेक्टर पॉइंट आप जस्ट ले सकते हो या कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट बाइसेक्टर ले ले, ये आपका कोई बाइसेक्टर पॉइंट है और इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इस रॉड पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर और ज्यादा जनरलाइज सॉल्व करना चाहते तो जे एंगल आप अल्फा लिखते हैं, जे एंगल बीटा लिखते हैं। इस एंगल को लिख दिया अल्फा, इस एंगल को लिख दिया बीटा। और ज्यादा जनरलाइज होगा, मतलब जस्ट बाइसेक्टर नहीं होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है। इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और रॉड से लेके पी पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आर मान लिया, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आपको पता चल गया कि रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता चल गई लैम्डा है। रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता चलने का मतलब कि रॉड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लें।
तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एलिमेंट्री पोर्शन लेना पड़ेगा लेंथ वाइज। अगर 2D पिक्चर होता तो एरिया वाइज, 3D पिक्चर होता तो वॉल्यूमेट्रिक लेते। तो हमने एक लेंथ रॉड का एक पोर्शन ले लिया। सपोज करो ये है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये है कितने डिस्टेंस पर, ये तो आर फिक्स है। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट्री पोर्शन ये ले लिया, ये एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। ये एंगल यहाँ पे थीटा लिखते हैं और ये एंगल डी थीटा लिख दे रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया। ये बहुत छोटा सा एंगल थीटा और डी थीटा ले लिया। इस एंगल को ले लिया मैंने थीटा और इस छोटे से एंगल को ले लिया डी थीटा। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकाला। तो बताओ एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकालोगे तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ हमने डी वाई कर दी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने ले लिया ओ आई है और इसकी थिकनेस लिख दी डी वाई है। तो बताओ पूरे रॉड पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो डी वाई पे। इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया। किस पॉइंट पर, अब पी पे जैसा कि आपको पता है हम इस पे क्या मानेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे तो सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर ये एंगल हमने यहाँ पे थीटा लिया तो ये भी थीटा होगा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो नेचुरल है कि स्मॉल पोर्शन की वजह से निकाल रहे, तो डीई कह दिया। इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से डी आ गया। ये एंगल थीटा होगा। तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा। जहां तक डी का सवाल है, डी कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा के डी क्यू ओवर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, जो वाई है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो एक्स डायरेक्शन में अगर पूरी कंप्लीट रॉड की वजह से तो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया था और इस पूरे पोर्शन की वजह से आपने निकाला तो डी कॉस थीटा इंटीग्रेट कर दिया। अब डी की वैल्यू रखते हैं ई एक्स। डी की वैल्यू कितनी थी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के डी क्यू था लेमडा डी वाई, आर स्क्वायर कितना था यहां पे, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट किया। अब क्वेश्चन अगर डायग्राम को देखें तो आपको ये पता चल रहा है डायग्राम में, थोड़ा सा मुझे फिर से पीछे की स्लाइड देखना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा बताओ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे टेन थीटा तो वाई बाई आर लिख सकता हूँ। तो टेन थीटा इक्वल टू लिखा मैंने वाई बाई आर, तो वाई इक्वल टू लिख सकता हूँ आर टेन थीटा डायग्राम से। तो डी वाई इक्वल टू लिख सकता हूँ आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू रख दी। तो ई एक्स के लेमडा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, डी वाई को लिखोगे तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर इंटू कॉस थीटा तो था ही, ओवर यहां पे लिखोगे आर की जगह आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, वाई की जगह लिखोगे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉमन आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया बताओ, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कितना आएगा, बीटा से अल्फा तक। लोअर लिमिट नेगेटिव होगी, अपर लिमिट पॉजिटिव होगी। अब इसको इंटीग्रेट किया तो बताओ ई एक्स कितना आ गया,
के लेमडा बाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। हायर लिमिट है अल्फा, लोअर लिमिट था, सो बताओ कितना आ गया? ई एक्स इक्वल टू के लेमडा बाई आर, और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ गया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में लिखोगे ई वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? के लेमडा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ जाएगा। डी साइन थीटा को इंटीग्रेशन करो तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेट निकालोगे तो ई नेट करोगे तो एक्स और वाई परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ई एक्स का स्क्वायर आएगा प्लस ई वाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इज इट क्लियर? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आर के इनवर्सली है। तो हमने कहा था आर स्क्वायर के इनवर्सली हमेशा नहीं होता, वो सोर्स पर डिपेंड करेगा। अब अगर इस फॉर्मूले में कुछ केस कर दें, बस ये लास्ट है, 1 घंटे की क्लास इसको रखना है हमें। तो अगर इस पर हम केस कर दें, केस नंबर फर्स्ट, मान लो रॉड की लेंथ में इनफाइनाइट कर दूं तो क्या होगा? फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट करोगे तो आपको पता हो जाएगा अल्फा बीटा दोनों 90 हो जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ करोगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? के लेमडा बाई आर, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन अल्फा साइन बीटा साइन 90 की फिर 1, तो 2 के लेमडा बाई आर आ गया एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? के लेमडा बाई आर, अंदर का टर्म कॉस 90 जीरो माइनस जीरो, टर्म जीरो आ गया। तो ई नेट कितना आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका 2 के लेमडा बाई आर। डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होगा। सिमिलरली अगर हम सेमी इनफाइनाइट कर दें, केस सेकंड फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइट कर दिया। मान लो ये रॉड है और एक एंड पे ले लिया हमने, ये रॉड है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट पी। तो बताओ अल्फा कितना हो जाएगा इस केस में? अल्फा तो टेंस टू 0 आएगा क्योंकि रॉड के ठीक सामने, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा। तो इस केस में अल्फा तो 0 हो गया एंड बीटा कितना आ गया? 90 आ गया। तो इस रॉड की वजह से निकालोगे इस पॉइंट पर, तो एक्स डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकाला, से पी है, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? के लेमडा बाई आर साइन 0 प्लस साइन 90, यानी एक्स डायरेक्शन में आ गया के लेमडा बाई आर। ये डिस्टेंस आर था। वाई डायरेक्शन में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? के लेमडा बाई आर कॉस 0 माइनस कॉस 90। सो इसको सॉल्व करोगे, सो ई वाई आ गया के लेमडा बाई आर, ई वाई यहां पे आ जाएगा के लेमडा बाई आर। कितना आ गया?
वाई आ गया के लेमडा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वाई डायरेक्शन में आएगा। एक यहाँ पे आ गया एक्स डायरेक्शन में, एक यहाँ पे आ गया वाई डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ई नेट। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट लिख रहे हो, ई नेट कितना आ जाएगा, √2 के लेमडा बाई आर, रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का √2 के। डायरेक्शन इस तरह आ जाएगी, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन। ठीक इसी प्रकार हम फाइनाइट और भी कई केस लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिर से बेटा एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो तो हमारा एक मिनिमम क्राइटेरिया हमें पूरा करना होगा। उस मिनिमम क्राइटेरिया के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है 1000। तो उस सब्सक्रिप्शन को पूरा कराने की कोशिश करें सो दैट कि हम आपका लाइव क्लास ले सकें और फिर आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर सकें डायरेक्ट लाइव क्लास में। और लाइव क्लास में जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो कम से कम इस वीडियो के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप एट रैंडम पूछ सकते हैं किसी भी राइटर से। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लिखें, व्यू भी रखें। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।